Good morning, students. Today we will discuss lesson number 6 of bookkeeping, जिसके अंदर हमने एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करना है अकाउंटिंग फॉर द जीएसटी, जिसका पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है अपने पुराने वाले सारे टैक्सेस को रिप्लेस करके, और उसकी जगह एक सिंगल टैक्स इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज़ कॉल्ड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आज के टॉपिक के अंदर हम देखेंगे इसका पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट कि इससे पहले कौन से टैक्स होते थे, उसके बाद अब जीएसटी आने से हमारे क्या एडवांटेजेस मिली हैं, पुराने सिस्टम्स में कौन कौन सी लिमिटेशंस थी। तो अगर हम इसकी आज करैक्टरिस्टिक्स कर लेंगे तो इसकी सारी हमें जो चीज़ें हैं क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी जो है एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है कि जिसको परचेज़र जो है, परचेज़र ऑफ गुड्स डायरेक्टली बोर नहीं करता, बल्कि वो आगे उसको कलेक्ट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर। तो कस्टमर से कलेक्ट करना है और ट्रेडर ने उसको जमा करवाना है गवर्नमेंट के पास। कहने का मतलब है गवर्नमेंट ने डायरेक्टली कस्टमर से नहीं लिया, बल्कि किससे लिया है, जो उन दोनों के बीच में ट्रेडर था। ठीक है, तो इसलिए ये कौन सा है, इनडायरेक्ट टैक्स। दूसरा कौन सा है, डेस्टिनेशन बेस्ड। डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब क्या है कि इस टैक्स को कलेक्ट कौन सी स्टेट करेगी, किस स्टेट गवर्नमेंट के पास ये जाएगा। तो ये देखना पड़ेगा कि वो जो गुड्स हैं वो किस स्टेट के कस्टमर्स ने कंज्यूम किए हैं। जिस स्टेट के कस्टमर्स ने उसको कंज्यूम किया है तो उस स्टेट की गवर्नमेंट को जो है वो इनकम सारी एक्रू हो जाएगी और उनके पास वो कलेक्ट होएगी, या कह दो कि वो उनकी इनकम है। ठीक है, तो तीसरे हमारे पास जो है यूनिफॉर्म टैक्स रेट्स, कि जीएसटी की जो भी कोई टैक्स रेट है वो सारे इंडिया के अंदर सेम होएगी, सारी स्टेट्स के अंदर सेम होएगी। ठीक है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होएगी। मान लो कि कोई एक गुड्स है, कोई ऑटोमोबाइल का है, कोई मशीनरी है जिसके ऊपर 28% टैक्स लगता है, तो इंडिया की जिस मर्जी स्टेट के अंदर चले जाओ वहाँ पे 28% टैक्स ही अप्लाई होएगा। उसके बाद क्या है, कॉम्प्रीहेंसिव टैक्स। कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब ये है कि एक ये जीएसटी जो टैक्स है वो सिंगल एक ही टैक्स लगना है जब भी परचेजिंग होएगी। तो इससे पहले क्या था, इससे पहले बहुत सारे टैक्स लगते थे। किस किस नाम के अंडर, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेस है, सुपर चार्जेस हैं, वैट है, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स। ये मैंने अभी कुछ एक लिखे हैं। इसके अलावा बहुत सारे और टैक्सेस एंड सारे चार्जेस थे, सेस थे, कि जो कि परचेज करने के बाद ट्रेडर को देने पड़ते थे। उतनी ही ज़्यादा अथॉरिटी से डील करना पड़ता था, उतना ही वो सिस्टम कॉम्प्लेक्स था। बट अब जो है गवर्नमेंट ने सारे टैक्सेस को ख़त्म करके सिंगल एक टैक्स लगा दिया, जीएसटी, और एक ही रेट एक पर्टिकुलर आइटम के लिए डिस्क्राइब कर दिया है। तो इससे क्या है, कस्टमर को और ट्रेडर को, सभी को, गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा इसमें आसानी हो रही है, ईज़ हो रही है। पाँचवें हैं डिफरेंशियल टैक्स रेट्स। डिफरेंशियल टैक्स रेट का मतलब है कि जितनी भी कोई गुड्स हैं इंडिया के अंदर जो सेल परचेज होती हैं, उनको हमने 5 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया है, ओनली 5 कैटेगरीज़। ठीक है, कि डिपेंडिंग अपॉन कि वो इसेंशियल कमोडिटी है कि जिसको गरीब से गरीब बंदे ने भी यूज़ करना है, या लग्जरी आइटम है जिसको बहुत ज़्यादा लग्जरी जो अमीर आदमी है सिर्फ वही यूज़ करते हैं। तो जो सिंपल कमोडिटी है, इसेंशियल कमोडिटी है, जिसको गरीब ने भी, हर एक बंदे ने डेली यूज़ करना ही करना है, उसको उसने सरकार ने रखा है 0% के अंदर। और जो बहुत ज़्यादा लग्जरी आइटम्स हैं उनको रखा है 28% के अंदर। सिमिलरली 5%, 12%, 18% ये रेट्स गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब की हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी इसेंशियलिटी ऑफ गुड्स। ठीक है, इससे पहले मैंने ये बताया था आपको कि जीएसटी के एक ही रेट होती है, पर उस रेट का मतलब ये है कि अगर कोई आइटम आपकी 28% रेट के अंदर पड़ती है तो वो सारी स्टेट्स के अंदर उसका 28% टैक्स ही लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हमने इसकी करैक्टरिस्टिक्स करनी है। इट इज़ ए डुअल टैक्स सिस्टम। हमें पता है कि हमारी जो इंडियन जो गवर्नमेंट है वो फेडरल सिस्टम है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक है और एक स्टेट गवर्नमेंट है। तो इसी तरह से वो टैक्स का जो कलेक्शन है वो भी दोनों ही करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो
अब ये डिपेंड करता है आगे कि इसको हम न्यूमेरिकल्स के अंदर भी वैसे क्लियर करेंगे कि अगर तो सेल एक स्टेट के अंदर ही हो रही है तो उसको हम कहते हैं इंट्रा स्टेट सेल, और अगर कोई सेल एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर जा रही है, सेल परचेज अगर मान लो पंजाब वाली सेल कोई दिल्ली में हुई है तो ये इंटर स्टेट है। अगर पंजाब वाली सेल पंजाब के अंदर ही हुई है, मान लो फाजिलका से अमृतसर या फाजिलका से लुधियाना हुई है, तब वो क्या है, इंट्रा स्टेट। अगर तो इंटर स्टेट सेल होएगी तब एक नया कंसेप्ट आएगा IGST। अब GST के साथ में यहाँ पे आई लगा दी उन्होंने, इसका मतलब है इंटेग्रेटेड GST, ठीक है। और दूसरी जो सेल है जो कि पंजाब का पंजाब के अंदर ही या दिल्ली का दिल्ली के अंदर ही सेल परचेज होती है, कि एक ही स्टेट के अंदर ही सारी सेल परचेज होती है, उसको हम कहते हैं इंट्रा स्टेट। उसके अंदर दो नई टर्म्स आ जाएंगी कि सेंट्रल GST एंड स्टेट GST, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, जब भी इंटर स्टेट सेल होएगी तो नाम आएगा IGST, और जब इंट्रा स्टेट सेल होएगी तब आएगा CGST एंड SGST। इट विल आल्सो क्लियर इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। GST पेड इट इज़ नॉट ए कॉस्ट, कि GST पहली बात तो लगनी किसको है, कौन पे करता है, कि मान लो मैं 1 लाख रुपए की चीज़ें परचेज़ करता हूँ तो मैं 1 लाख के साथ में उसकी GST का जो टैक्स है वो भी पे करूँगा उसको। पर वो जो मान लो कि 1 लाख की चीज़ें हैं उसके ऊपर 12% वाली रेट की आइटम थी, तो जो 1 लाख के ऊपर 12,000 रुपये है वो मैं क्या दूंगा उसका GST। पर वो जो 12,000 रुपये मैंने GST उसको पे किया है वो मेरे लिए कॉस्ट नहीं है, ठीक है। तो वो मैं कहाँ पे शो करूँगा, वो मेरी एसेट है, और वो मेरे पैसे कब मेरे को वापस मिलेंगे, जब वो मैं 1 लाख रुपये की चीज़ जो मैंने ख़रीदी है उसको आगे मैं सेल करूँगा। जब मैं आगे इसको सेल करूँगा तब मेरे को GST कलेक्ट होएगा, ठीक है, क्योंकि उस वक्त मैं क्या हूँ, सेलर। जब वो मेरे को कलेक्ट होएगा तो उस कलेक्टेड पार्ट में से मैं अपने 10,000 रुपये या 12,000 रुपये जो मैंने टैक्स भरा है वो काट लूँगा, बाकी का जो पैसा है वो सरकार को जमा करवा दूँगा, ठीक है। इसी तरह से जो GST मैं कलेक्ट करूँगा इट इज़ नॉट एन इनकम फॉर मी, कि मान लो कि मैंने 1 लाख वाली चीज़ें आगे 1.5 लाख के अंदर बेच दी, तो 1.5 लाख के ऊपर अब मैं टैक्स इकट्ठा करूँगा 12% के हिसाब से ही, रेट वही पुराना लगेगा। और अब मैंने दिया था 12,000 रुपये टैक्स, और अब मिल मेरे को रहा है कितना, 18,000 रुपये। तो उस 18,000 रुपये जो मेरे को मिले हैं उसमें से 12,000 रुपये मैं अपने काट लूँगा, और बाकी का 6,000 रुपये हम किसको जमा करवा देंगे, सरकार को। तो ये नहीं सोचूंगा कि 18,000 रुपये जो मेरे को आया वो मेरी इनकम है, इट इज़ नॉट माई इनकम। जब उसको पे किए थे तब मेरी कॉस्ट नहीं थी, जब मैंने कलेक्ट की है तब मेरे पास वो इनकम नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो मेरे को 18 में से 12,000 रुपये मिल गए वो मेरे लिए क्या है, टैक्स क्रेडिट। क्या चीज़ है, टैक्स क्रेडिट। तो ये पॉइंट नेक्स्ट आपको अपने आप क्लियर हो गया। और उसके लिए आगे नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, कि अगर आपने कोई भी शेयर परचेज वगैरह करनी है और आपने यू मस्ट गेट रजिस्टर्ड अंडर द GST एक्ट। अब कंपलसरी किन के लिए है कि GST के लिए रजिस्ट्रेशन किन के लिए ज़रूरी है, जिनकी 1 साल की जो सेल है या टर्नओवर जो है जिसको हम कहते हैं वो कितनी है, 20 लाख रुपीज़। तो उन 20 लाख से ऊपर, 20 लाख से अगर ज़्यादा है तो उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। बट अगर 20 लाख से कम उनकी सेल परचेज वगैरह है, या 20 लाख से कम सेल है, परचेज नहीं बोल रहा मैं, 20 लाख से अगर कम सेल है तब उसकी मर्ज़ी है कि वो करवाना चाहता है तो वॉलंटरीली वो करवा सकता है, ठीक है। तो अगर इसके लिए कंडीशन क्या है कंपलसरी के लिए, कि अगर किसी ट्रेडर की जो सेल है, टर्नओवर है, अगर 20 लाख रुपए से ज़्यादा है 1 साल की तो उसको रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। पर अगर कम है तो वो उसकी मर्ज़ी है, वॉलंटरी वो चाहता है तो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, अदरवाइज़ ना करवाए तो ओके है। इसके अलावा हमने कुछ स्पेशल प्रोविज़न बना रखी हैं कुछ ख़ास कंडीशंस के लिए, कि वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है। जैसे मान लो नॉन रेजिडेंट कोई बंदा है जो इंडिया के अंदर रह रहा है फॉरेन कंट्री का, तब उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है अगर वो शेयर परचेज़ करता है तो विदाउट एनी लिमिट ऑफ टर्नओवर। तीसरा है लास्ट में स्पेशल प्रोविज़न फॉर द कैजुअल टैक्स पेयर, कि अगर कोई टैक्स पेयर ऐसा है कि जिसको साल के अंदर किसी बार एक आधी बार ही उसको कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करनी होती है उसने सेल परचेज़ की, तब उसके लिए भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की कोई प्रोविज़न्स दी हुई हैं। तो ये हमने क्या किए हैं 10 उसकी करैक्टरिस्टिक्स
एक बार दोबारा देखते हैं इसको हम, कि जब उसको हमने सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स है कि गवर्नमेंट ने इसको ट्रेडर से डायरेक्टली नहीं लेना, कस्टमर से डायरेक्टली नहीं लेना, बल्कि गवर्नमेंट ने ट्रेडर से लेना है और ट्रेडर आगे कलेक्ट करेगा किससे, कस्टमर से। डेस्टिनेशन बेस्ड के मतलब किस गवर्नमेंट को ये अक्रू होएगा, जिस स्टेट के अंदर कस्टमर ने वो चीज़ें कंज्यूम की हैं, कंज्यूम का मतलब आगे सेल नहीं करी। तीसरा है यूनिफॉर्म टैक्स रेट्स, कि पूरे इंडिया के अंदर सेम रेट्स हैं इसकी। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सिर्फ एक ही टैक्स है इंडिया के अंदर अब, जीएसटी। इससे पहले वाले सारे जो टैक्स थे वो उसने सारे ख़त्म कर दिए हैं। डिफरेंशियल टैक्स रेट्स के सरकार ने जितनी भी सारी अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं उनको सिर्फ 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। कुछ के अंदर सिर्फ 0% टैक्स है, कईयों के अंदर 5%, 12%, 18% एंड 28%। तो डिपेंडिंग अपॉन कि अगर वो इसेंशियल कमोडिटी है तो 0% है, अगर वो लग्जरी आइटम है तो 28% है। सिमिलरली इन बिटवीन दीज आइटम्स आर गिवन। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये डुअल टैक्स सिस्टम। डुअल टैक्स सिस्टम के अंदर क्या है कि फेडरल सिस्टम है इंडिया के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर तो सेल 2 स्टेट्स के बीच में है कि दिल्ली से पंजाब या पंजाब से दिल्ली, तो उस केस में लगेगा इंटरस्टेट सेल और वहाँ पे एक कंसेप्ट आएगा आईजीएसटी का। अदरवाइज़ जो एक स्टेट के अंदर ही सेल है उसके लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी। जीएसटी जो जब पे करेगा कोई भी परचेज़र तब उसके लिए वो कॉस्ट नहीं है, जब वो कलेक्ट करेगा तब उसके लिए वो इनकम नहीं है। तब इसमें आपस में जब उसकी जो सेट ऑफ है वो अलाउड है। और रजिस्ट्रेशन किसके लिए ज़रूरी है, जिस भी ट्रेडर की जो एनुअल टर्नओवर है 20 लाख रुपए से ज़्यादा है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि जो 5 टाइप की टैक्स रेट्स हैं वो क्यों कैसे कैसे हैं, कि उनके अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज हमने डाली हैं। जो 0% टैक्स रेट है, 0% टैक्स रेट किसके ऊपर है, जो कि इसेंशियल आइटम्स हैं। जैसे मान लो कि लूज़ हम आटा लेके आते हैं, कोई ग्रेन्स लेके आते हैं, चावल या मिल्क हमारे घर में आता है, वेजिटेबल्स और एग्स वगैरह लेके आते हैं, तो ये इसेंशियल आइटम्स हैं, इनके ऊपर टैक्स रेट क्या है, 0। ठीक है। दूसरी रेट है 5%। अब 5% के अंदर हमने क्या लेनी है कि अगर वही जो इसेंशियल आइटम्स थोड़ी सी ब्रांडेड हैं या पैकेड आइटम्स बन के आती हैं, पैक्ड आटा है, पैक्ड कोई और चीज़ें हैं, ग्रेन्स हैं, नट्स हैं, इसके अलावा इसमें कौन सी चीज़ें आएंगी, शुगर, टी, कॉफ़ी, वेजिटेबल ऑयल्स, मेडिसिन्स या प्रिंट मीडिया का जो कोई सामान वगैरह है। ठीक है, तो इसको हम सरकार ने सिर्फ 5% टैक्स रेट्स के अंदर रखा हुआ है। नेक्स्ट आइटम है 12% जीएसटी वाली, जिसके अंदर थोड़ी सी और जो है लग्जरी आइटम आ जाएंगी, लाइक बटर, घी, जैम, जूस, आलमंड, पिकल, मुरब्बा, मोबाइल्स, स्टेशनरी, कंडेंस्ड मिल्क। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी लग्जरी आइटम्स हैं, इनके बिना जो है कोई कॉमन पर्सन रह भी सकता है। तो इसके ऊपर टैक्स रेट कितनी है, 12%। नेक्स्ट रेट कितनी आ जाएगी, 18%। 18% क्या है, अब इसमें आती हैं कॉस्मेटिक्स, क्योंकि ये लग्जरी आइटम्स हैं, कंप्यूटर पार्ट्स, स्टील एंड आयरन, मशीनरी, फर्नीचर। ठीक है, तो सरकार ने इसके ऊपर 18% टैक्स लगाया हुआ है। 28% जीएसटी। इसके अंदर जो है हाईली लग्जरी आइटम्स आ जाती हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, कार, इलेक्ट्रिकल गुड्स, एरेटेड ड्रिंक्स मतलब कोल्ड ड्रिंक्स जो हम पीते हैं वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि जब से ये टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ है उसके अंदर इनमें कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस भी आ रही हैं। मान लो कि कुछ चीज़ें तो 28% में पहले फॉल करती थी, सरकार ने उनको 18 में कर दिया, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो 18% के अंदर आ रही थी उनको सरकार ने 12 के अंदर कर दिया। तो इनमें हल्की फुल्की जो शफलिंग वगैरह होती रहती है, क्योंकि ट्रेडर्स जो हैं सरकार से डिमांड करते रहते हैं कि हमारी सेल के ऊपर इफेक्ट पड़ता है कि अगर टैक्स ज़्यादा हो तो उनको टैक्स को कम कीजिए। तो सरकार टैक्स कम कर देती है, सो एज टू इंक्रीज द सेल। अब आगे कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं जिसके ऊपर सरकार ने टैक्स लगाया ही नहीं है, 0% भी नहीं है, कि वो एग्जम्प्ट है। 0% का मतलब ये नहीं होता कि वो टैक्स रेट नहीं है, हम कहेंगे 0% वाली है, इसको हम एग्जम्प्ट नहीं बोलेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि है ही एग्जम्प्ट है, कि उनके ऊपर टैक्स रेट लगना ही नहीं है। इस कैटेगरी के अंदर जो है मोस्टली सर्विसेज हैं, गुड्स नहीं है। सर्विसेज जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, वाटर सप्लाई हमारे घर के अंदर, या हम वर्कर्स को वेजेस वगैरह देते हैं कोई अपनी फैक्ट्री के वर्कर्स को, या
कोई हम सरकार को डायरेक्ट सर्विसेज दे रहे हैं, या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस को हम कोई सर्विसेज दे रहे हैं, या कोई हेल्थ कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहा है, या कोई एजुकेशनल सर्विसेज दे रहा है, तो इन आइटम्स के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है। दीज आर कॉल्ड एग्जम्प्ट। 0% वालों को एग्जम्प्ट नहीं बोलना, किसको बोलना है कि जो सीधी लिस्ट से बाहर हैं टैक्स वाली से। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें पार्ट आ जाता है कि कुछ आइटम्स ऐसी हैं या कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हैं, कुछ मतलब चांसेस ऐसे बन जाते हैं कि जब जो हमने इनपुट टैक्स पे किया है वो रिवर्स हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो परचेज रिटर्न, कि जब मैंने परचेज़ की थी तब टैक्स दिया था, बट अब कुछ चीज़ें मैंने उसमें से रिटर्न कर दी कि वो डिफेक्टिव थी या किसी कारण से ज़्यादा आ गई थी, तब वो क्या होएगा, जो इनपुट वाला टैक्स मैंने जो पे किया है अब उसको पहले हमने डेबिट किया था, अब उसको हम कर देंगे क्रेडिट। इसी तरह से मान लो अगर प्रोप्राइटर जो ओनर है वो खुद के यूज़ के लिए लेके जाता है, तब भी उसके ऊपर रिवर्स हो जाएगा। या हम उसको फ्री सैंपल की तरह गिफ्ट कर देते हैं, बांट देते हैं पब्लिक के अंदर, या डोनेशन कर देते हैं, दान दे देते हैं चीज़ों का, या वो चोरी हो गई, या उनका कोई नुकसान हो गया, ख़राब हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, या वो अब बिकने के काबिल नहीं है, सेल नहीं हो सकती, उनको हम राइट ऑफ कहते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं उसको। तो इन सारे इंसिडेंट्स के अंदर जो हमने इनपुट जीएसटी जो मतलब परचेज़ करते वक्त दिया था, जब उसको हमने डेबिट किया था कि वो हमारे लिए एसेट थी, अब उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। अब थोड़ी सी एग्जांपल्स के ज़रिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये इनपुट या आउटपुट जीएसटी क्या है, कि कब कौन सा आईजीएसटी लगता है या सीजीएसटी लगता है। तो उसके अंदर क्या है कि मान लो कि XYZ एक फर्म है फाजिल्का की, उसने परचेज़ की हैं गुड्स 1 लाख रुपए की, जिसके ऊपर टैक्स रेट थी 12%। कहाँ से, PQR दिल्ली। ठीक है, तो पहली बात तो फाजिल्का पंजाब के अंदर है और दिल्ली से परचेज़ हुई है, ये इंटर स्टेट सेल है, तो इसके ऊपर कौन सा लगेगा, आईजीएसटी। ठीक है, तो सेल कितने की है, 1 लाख के अंदर। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, परचेज़ मेरे पास परचेज़ कितनी हुई है, हमने की है 1 लाख की, मैंने परचेज़ किया है, मैं XYZ हूँ, तो मैं 1 लाख तो इसका फिर उसको पे करूँगा। दूसरा, अब मैंने क्योंकि परचेज़ किया है, मैंने टैक्स साथ में पे करना है, और वो क्योंकि इंटर स्टेट सेल है, वहाँ पे लगेगा IGST 12% के हिसाब से कितना हो गया, 12,000। तो टोटल मैं पे कितना करूँगा, 1,12,000 रुपये। जब भी हम पेमेंट करते हैं तब उसका नाम होता है इनपुट IGST। जब परचेज़ करते हैं या जब पेमेंट करते हैं टैक्स की, तब वो होता है इनपुट IGST। ठीक है, और ये 12,000 मेरे लिए कॉस्ट नहीं है, ये मेरे लिए एसेट है, ये पैसे मेरे बाद में मेरे को मिल जाएंगे। किस तरह से मिल जाएंगे, नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर देखो यहाँ पे कि नाउ मान लो कि उसी XYZ जो मैं हूँ, मैंने फाजिल्का की वही चीज़ें जो मैंने फाजिल्का के अंदर बैठ के वो चीज़ें मैंने दोबारा वापस अब राजस्थान के अंदर भेज दी। वो 1 लाख की चीज़ें मैंने कितने में भेज दी, 1.5 लाख रुपए में, 1,50,000। ठीक है, तो अब अगेन ये पंजाब से राजस्थान चीज़ें चली गई, अगेन इंटरस्टेट सेल है, अगेन IGST लगेगा। ठीक है, अब पेमेंट अब मेरे को मिलनी है क्योंकि मैंने सेल की है। ठीक है, तो मेरे को कितने पैसे मिलेंगे, 1,50,000 जो मैंने जितने की चीज़ बेची है, प्लस वही टैक्स रेट 12% इसके ऊपर लगाएंगे, तो अब मेरे को मिलेंगे कितने पैसे, 18,000 रुपये। तो अब मैं टोटल मेरे को कितने पैसे मिलेंगे, 1,68,000। अब दो चीज़ें यहाँ पे आपने ध्यान देनी है कि पहली बात ये पैसे मेरे को मिले हैं, अब ये मैंने सेल की थी, तो सेल के दौरान मेरे को टैक्स रिसीव हुआ है, उसको हम कहते हैं आउटपुट जीएसटी। अब आउटपुट जीएसटी जो मिला है, अब जो मेरे को पैसे मिले हैं ये मेरे लिए इनकम नहीं है। हमने पीछे करैक्टरिस्टिक्स में किया है कि ये मेरे लिए इनकम नहीं है। मैं क्या करूँगा कि मैंने जो पहले 12,000 रुपये पे किए थे, वो 12,000 रुपीज़ मैं इस 18,000 रुपीज़ में से अपने कट कर लूँगा। बाकी के जो 6,000 रुपीज़ हैं वो मैं गवर्नमेंट को जमा करवा दूँगा एक चालान फार्म भर के बैंक के अंदर। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर है। परचेज़ किया तो 1 लाख फिल किया, 12,000 टैक्स पे किया, सेल की तो 1.5 लाख ये मिला, 18,000 टैक्स मिला। ये 12,000 रुपये मेरा कॉस्ट नहीं थी, ये 18,000 रुपये मेरी इनकम नहीं है। अब जो 12,000 मैंने भरे थे वो अब मैं 18,000 रुपये में से अपने काट लूँगा, बाकी 6,000 रुपये सरकार को जमा करवा दूँगा। दोनों केस में हमने ये लिया है कि इंटर स्टेट सेल थी, एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर। अब हम नेक्स्ट इसमें लेते हैं एक और टॉपिक
कि मान लो कि अब मैं इंट्रा स्टेट सेल करता हूँ कि एक पंजाब के अंदर ही सेल परचेज़। तो पहले मैंने वही मैं एग्जांपल सेम ली है कि मान लो मैं XYZ फाजिलका के अंदर बैठा हूँ, मैंने 1 लाख रुपए की चीज़ें 12% GST वाली ख़रीदी हैं अमृतसर से। तो क्योंकि ये दोनों पंजाब में है तो दोनों क्या होगी, इंट्रा स्टेट सेल। अब कंसेप्ट जो आ जाएगा हमारे पास CGST और SGST का। अब हमने IGST का नाम नहीं देना। जैसे आपको पता लग गया कि यहाँ पे सेल इंट्रा स्टेट है तो आपने क्या नाम देना है, CGST और SGST। चीज़ें कितने की थी, 1 लाख की। टैक्स रेट कितनी थी, 12%। अब 12% जो आगे तो था IGST, तो हम जो 12% ने पहले इकट्ठा लिखा था पिछली एग्जाम्पल में, इस बार क्या आएगा, वो 12% 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, 6% है 6% इक्वल। जो पहले हमने 12,000 इकट्ठा भरा था, अब कितना हो गया, 6,000। एक सेंट्रल GST हो गया, एक स्टेट GST हो गया। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने ये परचेज़ करते वक्त भरा है तो इसलिए नाम क्या हो गया, इनपुट। तो टोटल मैंने पैसे कितने भर दिए, 1,12,000 रुपये। अब मान लो कि मैं सेम एग्जांपल फिर मैंने उठा ली कि अगर मैं 1 लाख की चीज़ें 1.5 लाख के अंदर इसको दोबारा सेल कर देता हूँ आगे, और सेम स्टेट के अंदर कि मैं फाजिलका से वो चीज़ें भेजता हूँ लुधियाना के अंदर 1.5 लाख में, रेट वही रहेगी 12%। तो अब क्या आएगा कि 1.5 लाख तो मेरे पास ये आएगा इसका, जो मैंने इसके सेल किए चीज़ें, और 1.5 लाख के ऊपर 12% जो हमारे पास GST आना है। अब वो आ जाएगा 12% को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, 6%, वो आ जाएगा 9,000 एंड 9,000। तो टोटल अगेन मेरे पास कितने कलेक्शन होएगी, 1,68,000 रुपये, 1,68,000 रुपीज़, जो कि मेरे लिए अब आउटपुट है। जब मैंने इसको फिर पे किया था 12,000 रुपये टोटल, तो ये कॉस्ट नहीं थी। अब ये 18,000 रुपये मेरे लिए इनकम नहीं है, तो ये 12,000 रुपये में इसे 18,000 रुपये में से सेट ऑफ करके कट करके अपने पास रख लूँगा, और बाकी के जो 6,000 रुपीज़ है वो बैंक के अंदर चलान फॉर्म फिल करके उनको मैं गवर्नमेंट को जमा करवा दूँगा। अब एक छोटा सा लास्ट केस हमारे पास है कि अगर मान लो कि सेलर जो है रजिस्टर्ड ही नहीं है GST के अंदर, तो क्या आएगा। अगर मान लो सेलर रजिस्टर्ड नहीं है, मान लो मैंने 1 लाख रुपए की चीज़ें अब लेने गया हूँ, मैं फाजिलका वाला, ठीक है, ABC मेरा नाम है, मैं फाजिलका से परचेज़ की चीज़ें मैंने राम एंटरप्राइजेस था कोई, 1 लाख रुपए के अंदर GST 12%, मैंने सेम एग्जांपल फिर लिए। अब यहाँ पे कहने की बात ये है कि राम एंटरप्राइजेस जिसने चीज़ें बेची हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है। अब मेरे को पता है कि अगर मैंने इसको ये टैक्स दे दिया 12%, तो वो पता नहीं आगे जमा करवाए कि ना जमा करवाए, क्योंकि वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो इस केस में मैं उसको बोल देता हूँ कि मैं आपको टैक्स नहीं दूंगा, बल्कि ये वाला टैक्स मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को खुद जमा करवाऊँगा। तो मैं सिर्फ उसको कितने दूंगा, परचेज़ करने के 1 लाख रुपए, इनपुट GST यहाँ पे मेरा क्या आएगा, नील। तो यहाँ पे जो इसका जो 12,000 टैक्स बनता है वो मैं क्या करूँगा, बैंक के अंदर चलान फिल करके गवर्नमेंट को डायरेक्टली जमा करवाऊँगा। इसको हम कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म। ओके स्टूडेंट्स।